नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल उपकार पर। आज हम भाषा का भाग 1 लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। भाषा आप बचपन से ही पता होता है कि आपको भाषा क्या होती है, भाषा क्या है, भाषा कितनी प्रकार की होती है, भाषा कैसी होती है, क्या हम जो बोलते हैं वो सभी भाषा होती है। इसके बारे में व्याख्यात्मक चर्चा करते हैं। तो आज भाग पहला है, इसके भाग आपको सभी भाग मिलेंगे। तो भाग पहले हम भाषा से शुरुआत करेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो भाषा शब्द के बारे में जान लेते हैं हम पहले कि भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु, याद रखना भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भाष धातु से हुई है। कहाँ से हुई है, भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है विचार प्रकट करना। क्या है जिसका अर्थ विचार प्रकट करना है। धातु का प्रयोग मूल भाषा में किया जाता है। जो धातु का प्रयोग है वो मूल भाषा में किया जाता है। अगर मूल भाषा से तात्पर्य लगाएं तो संस्कृत लगाएं, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखो भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भाष धातु से हुई, ये याद रखना। भाषा की उत्पत्ति भाष धातु से, और इसका अर्थ क्या है, विचार प्रकट करना। जो हम बोलते हैं अपने हमारे मन के जो शब्द होते हैं उन्हें क्या मन के विचारों को शब्दों के माध्यम से प्रकट करना क्या होती है, भाषा होती है। और धातु का प्रयोग मूल भाषा में किया जाता है। जो धातु होता है उसका प्रयोग कहाँ से किया जाता है, मूल भाषा में किया जाता है। मूल भाषा से हमारा क्या अर्थ है, मूल भाषा संस्कृत साहित्य से है। मूल भाषा किसे कहते हैं, संस्कृत साहित्य से कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा पिछली क्लासों में, जब 8 तक थे, अब 9 तक जब आपने संस्कृत थी तो उसमें धातु का प्रयोग किया जाता था। तो धातु का प्रयोग मूल भाषा संस्कृत में किया जाता है। ठीक है, तो विचार मनुष्य के मन के अध्वन्यात्मक अ प्लस ध्वनि प्लस आत्मक। देखो अध्वन्यात्मक किससे मिलकर बना है, अ प्लस ध्वनि प्लस आत्मक। ठीक है, किससे मिलकर बना है, अ प्लस ध्वनि प्लस आत्मक से मिलकर बना है। और ये क्या होती है, ये ध्वनि की इकाई होती है। क्या होती है, ध्वनि की इकाई होती है। तो क्या बोल रहा है कि विचार मनुष्य के मन के अध्वन्यात्मक अ प्लस ध्वनि प्लस आत्मक इकाई होती है। और दूसरे शब्द क्या है, विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसे भाषा कहते हैं। क्या विचारों को हम जिस माध्यम से प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा का एक नॉर्मल सा अर्थ क्या होता है, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भाषा का संबंध किस भाषा से है, इसका मूल भाषा से तात्पर्य क्या है, इतना क्लियर हो गया। अब करते हैं इसकी एक परिभाषा ले लेते हैं, एक दो हम भाषा की परिभाषा। तो इसकी पहली परिभाषा है, भाषा एक ऐसा साधन या माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। देखो अपने पे लेना है, बाहर कहीं जाना ही नहीं है, बाहर का कुछ है ही नहीं। भाषा क्या है, एक ऐसा साधन है। ठीक है, भाषा क्या है, एक ऐसा साधन है या माध्यम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह अपने विचारों को क्या करता है, आदान प्रदान करता है। जैसे मेरे मन के शब्द हैं ना, तो मैं अपने मन के शब्दों को, अपने मन के विचारों को, मेरे मन में जो है उसको दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता हूँ। उससे दूसरे व्यक्ति से मेरा बात या कम्युनिकेशन या संप्रेषण होता है, वही क्या है, भाषा है। ठीक है, क्या भाषा सभी की होती है, हाँ भाषा सभी की होती है, जानवरों की भी होती है, लेकिन भाषा का अपना क्या होता है, एक रूप होता है। उनकी भाषा है तो वही समझते हैं, हमारी भाषा है तो हम ही समझते हैं, तो इसे क्या है, भाषा कहते हैं। दूसरी परिभाषा हमारे किसने दी है, डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी द्वारा दी गई है। वो क्या बोलते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समझती रूप से भाषा कहते हैं। बाबूराम जी क्या कहते हैं, बाबूराम जी कहते हैं जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है। जो ध्वनि होते हैं ना मनुष्य बोल, जैसे मेरे शब्द हैं, मैं आपसे बोल रहा हूँ, ये भी क्या है, एक भाषा है। मैं आपको बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन रहे हैं, ये क्या है, भाषा है। मेरे मन के विचार हैं जो मैं उन्हें शब्दों के माध्यम से प्रकट कर रहा हूँ, आप उन्हें सुन रहे हैं, ये क्या है, भाषा है। तो क्या है, ये भाषा है। तो बाबूराम ने यही बोला है, जिन ध्वनि प्रतीकों द्वारा मनुष्य क्या परस्पर विचार विनिमय करता है उन्हें समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। तीसरे हमारे स्वीट्स महोदय आए, उन्होंने भाषा को क्या बोला, भाषा को बोला ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक से अर्थ क्या है, ध्वनि से। ठीक है, ध्वन्यात्मक की बोलते हैं ध्वनि से, शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। सबसे सरल भाषा है। क्या है, सबसे सरल डेफिनेशन है हमारे स्वीट्स महोदय की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू स्वीट्स महोदय। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, ध्वन्यात्मक ध्वनि से
शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना, ठीक है, शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करना, ठीक है। हमारे जो विचार हैं, मेरे विचार हैं, जैसे क्या है, मैं बोलता हूँ कि हमें सारे विश्व को परिवार के समान रहना चाहिए। ये क्या है, मेरे विचार है कि हमें सब एक साथ रहना चाहिए, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, हमें एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। ये मेरे विचार क्या है, ये मेरे विचार हैं और मैं इन्हें क्या ध्वनि के माध्यम से प्रकट कर रहा हूँ, तो इसे क्या कहेंगे हम, भाषा कहेंगे। आइए बात करते हैं भाषा की विशेषता के बारे में। तो भाषा प्रतीकात्मक होती है, ठीक है, भाषा प्रतीकात्मक होती है। भाषा ध्वनिमय होती है, इसकी ध्वनि होती है, ध्वनिमय होती है। भाषा का संबंध किससे होता है, मनुष्य से होता है। भाषा अर्जित संपत्ति है, ठीक है, भाषा अर्जित संपत्ति है, ठीक है। ये जन्म से माँ के पेट से नहीं मिलती भाषा, ये हमें समाज में आके सीखनी पड़ती है, मनुष्य के बीच में रह के सीखनी पड़ती है। तो ये क्या है, एक अर्जित संपत्ति है। आप जैसे परिवेश में रहोगे, आपकी भाषा उतनी अच्छी, उतनी सृजन, उतनी सरल, उतनी क्या मीठी होगी। तो भाषा क्या है, अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक, ठीक है। भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, भाषा क्या है, सामाजिक प्रक्रिया है, ठीक है। आप समाज में रहोगे तो भाषा क्या है, आपकी भाषा में उतनी ज़्यादा स्किलता आएगी, आप उतने ज़्यादा कुशल होंगे भाषा में, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक डायग्राम लगाया, बोलकर या सुनकर, ठीक है। ये बोल रहे हैं, ये सुन रहे हैं, ये भी क्या है, भाषा है, ठीक है। एक माध्यम तो ये हो गया। दूसरा ये देखो, आप देख रहे हैं कि टेलीफोन का यूज किया है, मैडम इसमें बोल रही है और कोई इसमें सुन रहा है, ये भाषा है। इसमें देखो इंटरव्यू जैसा ले रहे हैं ना, कि ये सुन रहे हैं, ये बोल रहे हैं और ये क्या करके पढ़ के जोर जोर से बोल रहे हैं, ये भी क्या है, हमारी भाषा है। डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भाषा क्या है। तो भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता, इसका अंतिम स्वरूप नहीं होता, क्योंकि देखो प्राचीन काल से ही अगर हम भाषा की बात करें तो भाषा की थी, संस्कृत से आई, लौकिक, वैदिक, पाली, संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, अभ्रंश, षोडशैनी, हिंदी। देखो ये क्या है, अंतिम स्वरूप नहीं है। आज ये कितना चेंज हो गई है भाषा, तुम्हें पता है। देखो ना कि भाषा परिवर्तनशील है, ठीक है, भाषा परिवर्तनशील है। पहले भाषा संस्कृत थी, उसके बाद क्या मूल भाषा संस्कृत, उस पर लौकिक आई, वैदिक आई। लौकिक की ज़्यादा कठिन भाषा मानी गई, वैदिक सरल मानी गई। लौकिक में हमारे उपन्यास उपनिषद लिखे गए और वैदिक में हमारी क्या लिखी गई, महाभारत रामायण लिखे गए। तो उसके बाद ये भी क्या हो गया, ज़्यादा कठिन लगने लग गया। उसके बाद भाषा का रूप बदल गया, भाषा के रूप संस्कृत क्या आया, फिर पाली, प्राकृतिक, अभ्रंश, षोडशैनी और बिगड़ते हुए आज क्या है, हिंदी में, आज हिंदी में आ गई है। तो ठीक है, तो भाषा को सीखने का के आवश्यक तत्वों की बात करते हैं कि भाषा को सीखने के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या होते हैं, ठीक है। इसको आवश्यक सीखने के लिए 3 हमारे आवश्यक तत्व हैं, जिज्ञासा हो गया, अभ्यास और अनुकरण, ठीक है, अनुकरण और अभ्यास, ठीक है। भाषा को अगर सीखनी है तो आप में सबसे पहले जिज्ञासा होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप में जिज्ञासा है तो आप भाषा सीखेंगे। जिज्ञासा आप में बहुत है तो आपको अनुकरण करना आना चाहिए, ठीक है। आपको अनुकरण है, अनुकरण कर रहे हो उस जिज्ञासा से भाषा का अनुकरण कर रहे हो। फिर आपको अभ्यास करना जरूरी है। अगर आप अभ्यास नहीं करोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। देखो इसके 3 तत्व हैं, जिज्ञासा होनी चाहिए, अनुकरण होना चाहिए और फिर अभ्यास होना चाहिए, तभी आप भाषा को सीख सकते हैं, ठीक है। भाषा का विकास क्रम की बात करते हैं हम, तो इसका विकास क्रम कैसा होता है। तो देखो सबसे पहले आता है सुनना, सेकंड बोलना और पढ़ना और लिखना, ठीक है। सुनना फिर बोलना, सुनकर बोलना और बोलकर पढ़ना और बोलकर लिखना, इसका विकास क्रम है। लेकिन मारिया मॉन्टेसरी हमारी क्या थी, विद्वान थी। उन्होंने भाषा के विकास क्रम को इस प्रकार बताती हैं। उनने क्या किया, बस कुछ नहीं, लिखना और पढ़ना को क्या कर दिया, आगे पीछे कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, क्या है, भाषा हमें पहले सुनना पड़ेगा, सुन के हम बोल सकते हैं, बोल के हम लिखेंगे, लिख के हम पढ़ेंगे। कभी आपसे परीक्षाओं में पूछ लिया जाए कि मारिया मॉन्टेसरी द्वारा भाषा का विकास क्रम किस प्रकार है, तो वो किस प्रकार है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ठीक है, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। अगर आपसे खाली भाषा का विकास क्रम पूछ लिया जाए तो वो है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। मारिया मॉन्टेसरी द्वारा पूछा जाए, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, दोहराइए मेरे साथ, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। मारिया मॉन्टेसरी। भाषा का विकास अगर सीधे पूछ लिया जाए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, अगर मारिया मॉन्टेसरी के अनुसार पूछ लिया जाए, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, ठीक है। ये हमारी मारिया मॉन्टेसरी द्वारा बताया गया है।
देखो आपको इतना समझ में आ गया। भाषा, हमने भाषा के बारे में पढ़ लिया, उसके विकास के बारे में पढ़ा, उसके तत्वों के बारे में पढ़ा और उसकी विशेषता के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसको अब आगे, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं, भाषा के प्रकारों के बारे में जान लेते हैं। भाषा कितनी प्रकार की होती है? भाषा 3 प्रकार की होती है, ठीक है। 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? मौखिक भाषा होगी, लिखित भाषा होगी और सांकेतिक भाषा होगी। भाषा कितनी प्रकार की होगी? 3 प्रकार की होगी, लिखित, मौखिक, लिखित, सांकेतिक। देखो कोई ज़्यादा टफ नहीं है, आप ऐसी मौखिक बोल के जो हम सुनते हैं, लिखित लिख के बोलते हैं, सांकेतिक जिसमें हाव भाव होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। आइए अब तीनों के बारे में व्याख्यात्मक रूप से चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे मौखिक भाषा के बारे में जान लेते हैं। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? ठीक है, मौखिक भाषा सबसे सरल होती है, ठीक है। मौखिक भाषा सबसे सरल होती है, क्यों होती है? क्योंकि इसमें सुनते ही अर्थ को ग्रहण किया जाता है, ठीक है। मौखिक भाषा क्या होती है? सबसे सरल होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें सीधे सुनकर ही अर्थ को ग्रहण किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जो भाषा के प्रकारों में से प्रथम है, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? तो सबसे आप बता दीजिए सीधे से कि मौखिक भाषा सबसे सरल होती है। क्यों होती है? इसका कारण ये है कि इसमें सीधे सुनकर ही अर्थ ग्रहण किया जाता है। दूसरा है हमारा लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा का स्वभाव सरल भी होता है, कठिन भी होता है। देखो इसका स्वभाव जो होता है सरल भी होता है और कठिन भी होता है। अब जो तीसरा है हमारा भाषा का प्रकार सांकेतिक भाषा है, जिसे सबसे कठिन माना जाता है, ठीक है। क्यों माना जाता है बताते हैं। सांकेतिक भाषा सबसे कठिन भाषा होती है क्योंकि सांकेतिक भाषा में संकेत एवं हाव भाव निश्चित होते हैं ना। सांकेतिक भाषा देखो उसमें बोल के भी नहीं, लिख के भी नहीं, उसमें संकेत दिए जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने किसी दोस्त से बोला कि देखो जब मैं तुम्हारे घर के नीचे आऊँगा तो मैं 2 बार क्या ताली बजाऊँगा, क्या है? ताली बजाऊंगा और तुम बाहर आ जाना, ठीक है। ये क्या है? संकेत है। मुझे पता है, एक मेरे दोस्त को पता है, ठीक है। अगर मैं ताली बजाऊंगा तो उसे पता चल जाएगा कि मैं उसके घर के बाहर हूँ और वो बालकनी में आएगा, फिर मुझे बुलाएगा, ठीक है। औरों को पता नहीं है कि ताली बजाने का मतलब क्या है, ठीक है। वैसे ही हाव भाव, जैसे मैं अपने दोस्त से बोला कि मैं बाहर आऊँगा, मैं 4 बार हॉर्न बजाऊंगा बाहर आ जाने। एक उसे पता है मेरे संकेत के बारे में, एक मुझे पता है। हॉर्न बजाऊंगा 4 बार तो वो सोचेगा मैं आ गया, और मैं हॉर्न बजाऊंगा मुझे संतुष्टि मिल गई, मैंने उसे बता दिया, ठीक है। ये सबसे सरल होती है क्योंकि इसमें दोनों को ही पता होता है कि दोनों या 2 से अधिक जिसको इस संकेत के बारे में बताया होता है उन्हें ही पता होता है कि संकेत क्या है, ठीक है। ये सबसे कठिन होती है। बता दिया कैसे। भाषा का मैंने आपको रूप बताया लिखित, मौखिक, और 2 फिर मैंने एक एक्स्ट्रा बताया सांकेतिक, ठीक है। भाषा के प्रमुख 4 अंगी भी बताए मैंने तुमको, ठीक है। बताया बोलकर हो गया, लिखकर हो गया, सुनकर हो गया और पढ़कर हो गया। ये मैंने भाषा के रूप बताया आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम कुछ ऐतिहासिक दृष्टिकोण की बात कर लेते हैं हम इस पे भाषा के बारे में, ठीक है। तो भाषा का जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण था उसके बारे में बात कर लेते हैं। भाषा, मूल भाषा क्या है? संस्कृत है। मैंने आपको पहले ही बताया। इसमें 2 भाषाओं का जन्म हुआ, एक वैदिक हुआ जिसकी भाषा कठिन मानी गई। वेद, पुराण, उपनिषद इसमें रखे गए, ठीक है। ये कठिन थे पढ़ने में, ठीक है। फिर इसके बाद भाषा सरल हो गई, वो क्या आ गई? लौकिक आ गई। वैदिक कठिन थी, वेद, पुराण, उपनिषद अपनाए गए, और लौकिक में भाषा सरल थी, इसमें रामायण और महाभारत लिखा गया। प्रारंभ में संस्कृत 2 रूपों में प्रचलित था। देखो थोड़ा व्याख्यात्मक रूप में जान लेते हैं। प्रारंभ में संस्कृत 2 रूपों में प्रचलित था। एक वैदिक संस्कृत हो गया, एक लौकिक संस्कृत हो गया। वैदिक संस्कृत में हमारे वेद, पुराण, उपनिषद लिखे गए, और हमारे लौकिक संस्कृत में क्या लिखे गए? रामायण, महाभारत लिखे गए। लौकिक उस समय की आम बोलचाल की भाषा थी जिसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और उसके बाद पाली भाषा सामने आई। उस समय बौद्ध धर्म प्रचलन में था। बौद्ध में त्रिपिटक लिखी गई थी। क्या बोला है कि लौकिक उस समय की आमचाल बोलचाल की भाषा थी जिसमें धीरे धीरे परिवर्तन हुआ। लौकिक में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, उसके बाद पाली भाषा देखने को आई, सामने आई। उस समय जब पाली भाषा सामने आई तो बौद्ध धर्म प्रचलन में था। तो उस समय बौद्ध धर्म में क्या लिखे गए? 3 त्रिपिटक लिखे गए। कौन कौन से? अधिधम्म पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, सुत्त पिटक हो गया, ठीक है। अगर हम इनकी संग्रह की बात करें, अधिधम्म पिटक जो है वो इसका संग्रह उपाली ने किया जिसमें नियम के बारे में बताया गया है। विनय पिटक का संग्रह आनंदी ने किया जिसमें उपदेश के बारे में है, और सुत्त पिटक का जो संग्रह किया वो मोगलीपुतीस ने किया जो बौद्ध दर्शन के बारे में है, ठीक है। 3 पिटक लिखे गए बौद्ध धर्म में। अधिधम्म पिटक हो गया, विनय पिटक, सुत्त पिटक, संग्रह उपाली, आनंदी, मोगलीपुतीस, नियम, उपदेश, बौद्ध, ठीक है।
फिर भाषा में परिवर्तन हुआ। पाली भाषा के बाद प्राकृतिक आई, सामने आई। उस समय जैन प्रचलन में था। पाली में भी क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। मैंने बोला कि भाषा परिवर्तनशील होती है, ठीक है। पाली के बाद प्राकृतिक आ गई। प्राकृतिक के समय कौन सा जैन धर्म प्रचलन में था। उसके बाद शब्दों का रूप बिगड़ने लगा। तत्पश्चात अभ्रंश भाषा आया। देखो अब शब्दों के रूप बिगड़ने लगा, ठीक है। प्राकृतिक के बाद शब्दों का रूप बिगड़ने लगा और सामने आई शोरसैनी, ठीक है। सामने आई शोरसैनी आई। तत्पश्चात हिंदी भाषा का उदय हुआ। शोरसैनी के पश्चात आज कौन सी भाषा प्रचलन में है, हिंदी की भाषा प्रचलन में है, ठीक है। बिगड़ी हुई भाषा प्रचलन में है, ठीक है। पहले सबसे टफ थी, क्या थी, पहले संस्कृत होगी, लौकिक हो गया, वैदिक हो गया, पाली हो गया, प्राकृतिक हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा प्राकृतिक हो गया, फिर शोरसैनी, अभ्रंश, आज उसके बाद हमारे क्या है, हिंदी भाषा प्रचलन में है। अगर इसका भौगोलिक दृष्टिकोण की बात करें तो टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है। किस में है, 22 भाषाएं हैं। और हिंदी के मध्य देशी भाषा के रूप में जाना जाता है। हिंदी को क्या, मध्य देशी भाषा के रूप में जाना जाता है। यह राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, बिहार, उत्तराखंड की भाषा मानी जाती है। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार की भाषा कौन सी मानी जाती है, तो ये देखो हिंदी भाषा, यहाँ की भाषा भी हिंदी मानी जाती है, क्योंकि मध्य देशी भाषा के रूप में इसे जाना गया है। अगर हम हिंदी के जो भाषा है उसका राजनीतिक दृष्टिकोण के बारे में बात करें तो आइए, जो परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होता है इसका राजनीतिक दृष्टिकोण, तो क्या बोल रहा है कि भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में हिंदी का वर्णन है। भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में हिंदी का वर्णन है। अनुसूची 8 में हिंदी का वर्णन है। कितनी अनुसूची 8 में हिंदी का वर्णन है, जिसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। क्या है, अनुसूची 8 में हिंदी का वर्णन है, इसमें 22 भाषाओं का वर्णन है, जिसमें एक भाषा हिंदी है। भारतीय संविधान का भाग अनुच्छेद 17 343 से 351 तक हिंदी का वर्णन है, ठीक है। कौन सी भाषा क्या है, भारतीय संविधान अनुसूची 8 में हिंदी का वर्णन है और 22 भाषाओं का वर्णन है, ठीक है। 8 में इसका वर्णन क्या है और 22 भाषाओं का वर्णन क्या है। और भारतीय संविधान में भाग 17 अनुच्छेद 17 से 343 से 51 तक हिंदी भाषा का वर्णन है। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आपसे पूछ लिया जाए हिंदी को राजभाषा का दर्जा किस अनुच्छेद में दिया गया, अनुच्छेद 343 में दिया गया है, ठीक है, ठीक है। और राजभाषा अधिनियम आयोग 1963 में बना, ठीक है। राजभाषा आयोग अधिनियम आयोग 1963 में बना, जिसमें अंग्रेजी अनिश्चित काल के लिए उपयुक्त की जाने लगी। आइए बात करते हैं राजभाषा क्या है, राजभाषा के बारे में जान लेते हैं हम। राजभाषा राजकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है, सीधे शब्दों में है, कोई कठिन नहीं है। राजकाज की भाषा राजभाषा कहलाती है। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। 14 सितंबर 1949 को संविधान ने इसे स्वीकार किया। राजभाषा को कब स्वीकार किया, 14 सितंबर 1949 को इसे स्वीकार किया। और 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप के मनाए जाने लगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को। खाली हिंदी दिवस 14 सितंबर को देख लो। विश्व हिंदी दिवस पूछे तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, और खाली हिंदी दिवस पूछे तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। पहली बार विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को नागपुर में मनाया गया। कहाँ मनाया गया, पहली बार हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को नागपुर में मनाया गया। और 2006 के बाद प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा। तो आइए राजभाषा के क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। राजभाषा राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़। ये राजभाषा शासन प्रशासन की भाषा, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसका प्रादेशिक स्तर है। राष्ट्रभाषा के बारे में जान लेते हैं कि संपूर्ण देश की भाषा व अधिकतर लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा है। राजभाषा बता दी, राष्ट्रभाषा बता दी, ठीक है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण देश के अधिकतर लोगों द्वारा जो बोली जाती है वही राष्ट्रभाषा है। अगर देखो मानक भाषा की बात करें, मानक भाषा क्या है कि समाचार पत्रों की, ठीक है, विभिन्न पत्रिकाओं में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा, ठीक है। समाचार पत्रों एवं विभिन्न पत्रिकाओं या विद्वान समाज द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली भाषा को क्या कहा जाता है, मानक भाषा कहा जाता है। मातृभाषा की बात करें, मातृभाषा वह भाषा है जो माता के मुख से सीखी जाती है। इसका विकास परिवार व समाज से होता है, ठीक है। मातृभाषा क्या है, मातृभाषा हमारी क्या है,
हिंदी है किसे कहेंगे, जो माता के मुख से सीखी जाती है। बालक जन्म लेते ही जो माँ के मुख से सीखता है ना, मम्मी मम्मी, मम मम, पा पा पा, माँ पा पा, ये क्या माँ के मुख से सीखने वाली भाषा ही क्या है, राजभाषा, मातृभाषा है। ठीक है, मातृभाषा बता दिया, मानक भाषा बता दिया, राष्ट्रभाषा बता दिया, राजभाषा बता दिया। हमने भाषाओं के बारे में आपको बता लिया। अब विश्व की भाषाएं एवं लिपियों के बारे में बात कर लेते हैं कि भाषा कौन कौन सी हैं और इनकी लिपियाँ कौन कौन सी हैं। अगर हम बात कर रहे हैं तो हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और बोडो, ठीक है, इनकी लिपियाँ क्या है, ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, ये हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, नेपाली हो गया, मराठी हो गया, बोडो, ये देवनागरी लिपि में लिखी गई है। अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पोलिश और मीजो, ये किस में, रोमन भाषा में लिखी गई है। ठीक है, रोमन लिपि में लिखी गई है। पंजाबी का गुरुमुखी लिपि है। ठीक है, उर्दू, अरबी, फारसी, इसका क्या है, फारसी में लिखी गई हैं। और रूसी, बुल्गेरियन हो गया, चेक, रोमानिया हो गया, ये किस में, इनकी लिपियाँ क्या हैं, इनकी लिपियाँ है रूसी हो गया। बंगला, बंगला की बंगला ही लिपि है। उड़िया की उड़िया ही लिपि है। असमिया की असमिया ही लिपि है। आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, हिंदी हो गया कि गुरुमुखी लिपि हो गया। ठीक है, नहीं सॉरी, हिंदी का हमारे देवनागरी लिपि हो गया। ठीक है, और हमारे पंजाबी का हो गया गुरुमुखी लिपि। ठीक है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्नोत्तरी ली है हमने कुछ, अब हमने प्रश्न लगाए हैं परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, जो हमने ऊपर पढ़ा उसकी प्रश्नोत्तरी है। देखो क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है, भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है वर्ण को कहा जाता है सबसे छोटी इकाई। ठीक है, विश्व में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है, टोटल हमारे 2796 भाषाओं को मान्यता दी गई है। विश्व में कुल कितनी लिपियाँ हैं, 400 लिपियाँ हैं। ठीक है, शब्द कैसे होते हैं, शब्द अनेकार्थी होते हैं। बोली को हम अन्य किस नाम से जानते हैं या जाना जाता है, विभाषा और उपभाषा के नाम से जाना जाता है बोली को, अन्य नाम से। ठीक है, भाषा कैसी मानी जाती है, भाषा परिवर्तनशील मानी जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया क्यों मानी जाता है, क्योंकि भाषा का एक रूप नहीं है, भाषा प्राचीन काल से बदलते। ठीक है, लौकिक, संस्कृत, वैदिक, प्राकृतिक, प्राकृतक, अभ्रंश, सोर्स यानी हिंदी, इसका विकास हुआ ऐसे। ठीक है, तो ये परिवर्तनशील है। भारत में कुल कितनी बोलियां बोली जाती है, 544 बोलियां बोली जाती हैं। अगर बात करें बुंदेलखंड की बोली कौन सी है, तो बुंदेली है। हिंदी भाषा की जननी किसे माना जाता है, संस्कृत को माना जाता है। आपको बताया ना मैंने, हिंदी की जननी किसे माना जाता है, संस्कृत को माना जाता है। बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा कैसी होती है, सीमित होती है। ठीक है, बोली का क्षेत्र भाषा की अपेक्षा कैसी होती है, सीमित होती है। भाषा की मूलभूत इकाई किसे माना जाता है, ध्वनि चिह्न को माना जाता है। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या कितनी है, 5 है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में माना जाता है, देखो मैंने हिंदी की कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि की विकास की बात करते हुए किस में माना जाता है, ब्राह्मी लिपि में माना जाता है। ठीक है, ब्राह्मी लिपि। आधुनिक युग में हिंदी भाषा का प्रयोग कितने लोग कर रहे हैं, तो ये मिनिमम अप्रॉक्स 60 करोड़ लोग कर रहे हैं हिंदी भाषा का प्रयोग। ठीक है, कितना, 60 करोड़ लोग, ये कोई, ठीक है, 60 करोड़ लोग क्या कर रहे हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। ठीक है, हिंदी दिवस 14, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। ठीक है, भारत में कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है, 10 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। हिंदी के वर्ण माने जाते हैं अ से ह तक। हिंदी के वर्ण कौन से माने जाते हैं, अ से ह तक माने जाते हैं। और संयुक्त व्यंजन किसे कहते जाते, जो दो वर्ण स्वर या वर्णों के संयोग से बने होते हैं उन्हें संयुक्त कहते हैं। श हो गया, त्र हो गया, श हो गया, ज्ञ हो गया। ठीक है, संयुक्त क्या हो गया, श त्र श ज्ञ, श त्र श ज्ञ। ठीक है, खड़ी बोली किस हिंदी बोली की है, तो पश्चिमी हिंदी बोली की है। व्याकरण में संज्ञा कितने भेद के बताए जाते हैं, 5 भेद बताए गए हैं। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, बहुसंख्यक देशवासियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं, ठीक है, सर्वनाम शब्द किसे कहते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किया जाए। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाली शब्दों को क्या कहते हैं, सर्वनाम शब्द कहते हैं। सर्वनाम के मुख्य भेद कितने हैं, 7 भेद हैं। अकारांत और अकारांत संज्ञाएं होती हैं। ठीक है, अकारांत और अकारांत संज्ञाएं होती हैं, क्या होती है, ये पुल्लिंग होती हैं। ठीक है, हमने भाषा के बारे में पढ़ा। ठीक है, भाषा की विशेषताएं पढ़ी। ठीक है, भाषा के हमने क्या विकास क्रम, उसके हमने तत्व पढ़े। ठीक है, हमने संविधान में इसका महत्व पढ़ा। ठीक है, इसकी लिपियां पढ़ी हमने, और मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, मानक भाषा, ये हमने सब
क्या पढ़े, इनके बारे में पढ़ा, हिंदी दिवस के बारे में, विश्व हिंदी दिवस के बारे में, इनके बारे में पढ़ा, ठीक है। इसका ऐतिहासिक दृष्टिकोण के बारे में पढ़ा। जो भाषा का एक छोटा सा लेक्चर था लेकिन सारा कवर कर लिया गया है इसमें, ठीक है। इसके विकास से लेकर अभी तक इसमें जो जो परिवर्तन हुए उसको हमने सारा कवर कर लिया है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं भाषा किसे कहते हैं, आप बताओगे? ये देखो स्लाइड पे नहीं है, भाषा किसे कहते हैं बताओ। तो आपको याद हो गया होगा तो मैं ही बता देता हूँ। भाषा की उत्पत्ति की बात करें तो भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है क्या है, विचार प्रकट करना है, ठीक है। इसका भाषा का संबंध किससे, मूल भाषा से है। मूल भाषा किसे बोला हमने, संस्कृत को बोला, ठीक है। संस्कृत तो बोला, तो हमने कुछ परिभाषाएं भी इसकी बताई थी आपको, ठीक है। और उसके बारे में, इसके विकास के बारे में बताया। तो आज हमारा भाषा का जो हमारा सीरीज था ये पूरा हो गया है और हम इसका भाग दूसरा जल्द लेके आएंगे। थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।